हिम्मत रखो रघुवीर, आगे सब तुझे ही संभालना है। मैं दिल्ली क्यों गई? मुझे उस दिन दिल्ली नहीं जाना चाहिए था मम्मी, मुझे नहीं जाना चाहिए। चलने का टाइम हो गया है। अभी कहाँ है? बेटे की जरूरत पड़ेगी अभी। मम्मी को ले पापा, कहाँ हो आप? यहाँ पर तो सब लोग रो रहे। ठीक है पापा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और पापा, आप घर कब आ रहे हो? ओके, तो आप मेरा नया स्कूटर लेके आना। आपने कहा था ना पापा, जब नाना नानी के घर से आएंगे तब आप मुझे नया स्कूटर दिलाओगे। पर मम्मी तो रो रही है। मैं गुदगुदी? नहीं, आप खुद आके करो, तभी मम्मा हंसेगी। एक बच्चा फोन पर अपने पिता से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था कि वो कहाँ हैं और कब आएंगे। एक शख्स जिसकी मौत का मातम पूरा परिवार मना रहा था, उसका अपने बच्चे से फोन पर बात करना कैसे मुमकिन था? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कौन था ये शख्स जो इस बच्चे से फोन पर बात कर रहा था? क्या वास्तव में उसके पिता जिंदा थे, या फिर उस बच्चे के परिवार वाले जानबूझकर इस बच्चे को अंधेरे में रख रहे थे ताकि उसके दिमाग पर इस खबर का बुरा असर ना पड़े? अगर यह सच था तो उस बच्चे की मां इस बात से क्यों अनजान थी कि फोन के दूसरी ओर कौन था? क्या वजह थी उनकी इस तरह चौंकने की? और क्या था वो सच जो इतने सवाल खड़े कर रहा था? आइए देखते हैं। बॉबी के कपड़े के मेरे। बॉबी तुझसे की कर रहे हो? टीवी बंद करो, जल्दी से मुझे अपना ब्रश लाके दो। पापा आएंगे ना तो चिल्लाएंगे, कहेंगे अभी तक पैकिंग भी नहीं हुई। मम्मा, दिल्ली में ये नानी के घर पे कार्टून चैनल आती है क्या? एक नहीं आती है, ढेर सारी आती है। चलो अभी जल्दी से उठो, मुझे अपना ब्रश लाके दो, चलो। मैं क्या पैकिंग नहीं की है? फ्लाइट मिस करानी है। तो जिस तरह देखो तो सही, मेरी राशि में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैंने ना आप लोगों को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही। तो मैंने पता है तूने पहले मेरी राशि पढ़ी होगी। और मेरी राशि में क्या लिखा है? आज मैं अपने पुराने दोस्तों को मिलने वाला हूँ। पुराने दोस्तों को मिलने का मतलब है पार्टी शार्टी। तो मैं समझ गया, इसलिए तू मायके नहीं जाना चाहती है ना? तो यहाँ तो तू ऐसा कर, तू अपनी राशि के हिसाब से चल, मायके ना जा। मैं अपनी राशि के हिसाब से चलता हूँ, अपने पुराने दोस्तों को मिलाता हूँ। मेरी जान, कब तक हम ऐसे ही राशियों के हिसाब से चलते रहेंगे? पैकिंग पूरी कर, फ्लाइट मिस हो जाएगी, ठीक है? मैंने पता है तू क्यों नहीं जाना चाहती है। दरवाजा खुला, कोई आ जाएगा। कोई नहीं। पापा, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बेटा, मम्मी को गुड बाय कह रहा था। तू चाचा के पास जा, चाचा तेरे लिए गिफ्ट लाए। जा।
ओए सुन, मैं ना तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। ये गिफ्ट ना तू दिल्ली जाकर खोलना, तेनू पता चल जाएगा कि मैं तेरे नाल कितना प्यार करता हूं, चाहे जो हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, सारी तैयारी हो गई? जी जी माँ जी। ठीक है, नीचे आ जाओ। कहा था ना मैंने आपसे, दरवाजा खुला है कोई भी आ जाएगा, लेकिन आप ना बेशरम और बेशरम ही रहो। ओए बेशर्म तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तेरे वास्ते। वो पत्नी है मेरी तू, मैं बहुत प्यार करता हूं तेरे नाल, बहुत प्यार करता हूं। अच्छा मम्मी जी, खुश रहो, पहुंचकर फोन कर देना, और हाँ, बॉबी का ख्याल रखना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं पहुंचते ही फोन कर दूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ जैसे मम्मी जी को रोज ना हल्दी वाला दूध देते रहना, भूलना मत। मैं तो भूल जाऊंगी दीदी, आपको ना रोज याद दिलाना पड़ेगा मुझे। हाँ 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 पापा, मैं तुझे रोज फोन करके याद दिलाती रहूँ। और सुन मेरे चित्ते, वहां जाके इतना उद्यम मचाना कि नाना नानी तंग आकर जल्दी से वापस भिजवा दे तुझे। अब चलो भी भाभी जी। मैं क्या चलो, वरना फ्लाइट मिस हो जानी है। वो विदाई समारोह तो इस तरह से चल रहा है जैसे इशाना हफ्ते भर के लिए नहीं, सालों साल के लिए जा रही है। और नमस्कार चमत्कार सारा हो गया, चलो अभी चलो। चल, बाय बॉबी। भैया प्लान तो समझ में आ गया है, लेकिन हमें किसी का मर्डर करना पड़ेगा। मतलब कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या? कैसे बन जाएगा ये प्लान बिना मर्डर के? हाँ, तुम अपने आप को बहुत जीनियस समझते हो, तुम्हें तो बस कमी निकालनी आती है, बस कमी, उसके आगे कुछ नहीं आता। भैया आप तो ऐसे भड़क रहे हो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मर्डर करना रिस्की है, पकड़े जा सकते हैं। पता है, ये प्लान फुल प्रूफ है, 1 साल से हम दोनों के बीच में पकड़ा है। अब लास्ट मोमेंट पे ऐसी की तैसी मत कर। और सुन, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। और माँ? अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है? माँ और मेरी बीवी को मैं दोनों को संभाल लूंगा। लेकिन अगर किसे संभालने की बात हो रही है? नहीं, मेरे पीठ पीछे क्या कारापूसी हो रही थी जो मेरे आते ही बंद हो गई? तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कोई ना कोई साजिश पक रही थी। क्या बात हो रही थी भाई? अरे भैया आप तो मजाक कर रहे हो, हम तो बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। आप बताओ ना, बॉबी फ्लाइट में चढ़ने से पहले बहुत रो रहा होगा ना? मत पूछ रहू, जो रोया है बॉबी कि उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है। अरे भैया बॉबी तो बच्चा है, छोड़िए उसको। वैसे आप बता रहे थे कि कल आप गोडाउन देखने जा रहे हैं? हाँ, कल मैं पुराने गोदाम में जा रहा हूँ, तुम लोग भी चलो। ओए कित्थे वेख रहे हो तुसी? मैनू वेख, स्मार्ट लगता हूं ना मैं? अच्छे लग रहे। तो चलो।
चिल कर यार, मैंने कहा ना मैं संभालूंगा, तुझे तो बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी। अब चल चल ना। अब क्या हो गया जो करना था, बाकी ये केमिकल्स कर देंगे ना। भैया एक बार आखिरी बार सोच लो, अगर कदम उठा लिया तो वापस नहीं हट पाएंगे। पीछे किसे हटना है? इधर चल 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 खोल खोल। हेलो, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी को? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। भाइयों के बीच अक्सर बहुत गहरा संवेदनशील प्यार होता है, लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत गहरी साजिश हो रही थी। साजिश इतनी गहरी थी कि यह समझना मुश्किल हो रहा था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले दो भाइयों ने अपने बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या वजह थी कि रघुवीर और पवन अपने भाई के खिलाफ हो गए। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि 1 साल से बनाया जा रहा है ये प्लान इस मोड़ पर आकर शुरू हुआ था या खत्म। मैं ना तेरे लिए गिफ्ट लाया। ये गिफ्ट ना तू नहीं जाकर खोलना, तेनू पता चल जाएगा कि मैं तेरे नाल कितना प्यार करता हूं। मम्मा पापा कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है। बोलो ना मम्मा, पापा कहाँ पर गए? मुझे उनसे पूछना है। क्या हुआ बेटा? मुझे पापा से बात करनी है। पापा से बात कराओ ना। पापा से बात करनी है? चल पापा से बात करवाता हूँ। सच? हाँ पक्का, चल। पापा आप आते क्यों नहीं हो? कहाँ हो आप? मम्मी मेरी आपसे बात नहीं करवाती। मम्मी वो अंदर बैठ के
रो रही है? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा वो पापा को काम पे जाना है ना, तो बाद में बात करवा। मुझे पापा से और बात करनी थी। आपने फोन क्यों काटा? बेटा अभी तुम बाहर जाके खेलो ना, बात करवाता हूँ बाद में। वो एक्चुअली भैया की वॉइस रिकॉर्डिंग थी तो। पवन तुम क्या कर रहे हो? एक मासूम से बच्चे को झूठा दिलासा दे रहे हो। गलत है ये। आखिर ये सच कब तक छुपेगा उससे? बोलो। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक झूठ से मासूम को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है? जरूरी है कि जो दुख हम सब सह रहे हैं इस मासूम को भी सहना पड़े। पवन ने जो कुछ भी किया है बॉबी की खुशी के लिए किया है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वकील साहब, ये भैया का डेथ सर्टिफिकेट। और ये रहे उनके इंश्योरेंस के पेपर्स। ईशाना जी, क्या आपको पता है कि आपके पति ने अपनी वसीयत में इंश्योरेंस की सारी रकम बिजनेस के नाम की है? जैसी उनकी मर्जी। वैसे वकील साहब, पैसे कब तक मिल जाएंगे? चाचू, पापा से फिर से बात कराओ ना। वो कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ पूछना है। वो क्या है कि एक्चुअली भैया की वॉइस रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास, तो कभी कभी समझाने के लिए करना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। चल पापा से बात करवाता हूँ। चल। बज गए। बॉबी के सोने का टाइम हो गया। बॉबी, कहाँ गए सारे लोग? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये तो पॉपी का फेवरेट सॉन्ग है। अरे जस्सी, पकौड़े और कबाब दोनों अलग अलग प्लेट में लगा दे। क्या बात है? अरे यार, तू रिलैक्स रहना, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे भैया के पैसे आने वाले हैं। अरे वो बात तो सही है, हाँ, लेकिन अभी गोडाउन और केमिकल जलने से तकरीबन 50,000 का नुकसान हो गया यार। अरे पगले, वो नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट। अरे उतना तो लगना ही था, वरना दलराज भैया कैसे जाते? अब सब छोड़ यार, तू चीयर्स कर। चल कम ऑन। अरे बॉबी को देना पकौड़ा, क्या करे? अरे बॉबी ले तू। बॉबी ले। शाना भाभी, शाना भाभी, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कैसे आ गई? क्या करे? सुन तो नहीं लिया सब कुछ? मुझे क्या पता सुना है कि नहीं। ये रख, बाहर चल, बाहर चल। अरे भाभी जी सुनिए ना। तो तुम दोनों ने मारा है पैसों के लिए? हाँ? तुम लोग रुको।
मैं सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को भी बता दूंगी कि तुम दोनों ने मारा उन्हें। अरे भाभी रुकिए तो। यू चुप कर, तुम्हें मिली है ना इन लोगों के साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। भाभी सुनो ना। परम, मैं कह रही हूँ हट जा सामने से, मैं कह रही हूँ हट जा सामने से, हट जा भैया, मुझे बात सुनो। जस्सी तूने ये क्या कर दिया? अरे तू बॉबी को देख, बॉबी को देख। चलो अंदर लेकर चलो। चल। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पुलिस की धमकी दे रही थी, तो फिर मुझे करना पड़ा। देखा, तुम लोगों ने पैसों के लिए अपने सगे भाई को मार दिया? हाँ? क्यों? इसी बात का मुझे डर था। तुम लोगों में न सब्र है न अकल। अरे पैसे हाथ में आए नहीं और लगे पार्टी करने। बेवकूफी की भी हद होती है। माँ, आप भी इन लोगों के साथ मिली हुई? सिर्फ पैसों के लिए आपने अपने बेटे को ही मार दिया? हे भगवान, ये कैसी फैमिली है ये? शर्म नहीं आई आप लोगों को? मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। बंदे से अगर ये बाहर गई ना तो हम सब जेल जाएंगे। ये क्या बकवास है? छोड़ो मुझे। चल। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी? पागल हो गए तुम लोग? छोड़ो मुझे। बॉबी कहाँ है मेरा? बॉबी, छोड़। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? छोड़ो। बॉबी कहाँ है? कहाँ बॉबी? निकालो मुझे यहाँ से बाहर। जैसे मेरा पुत्र किधर है? मेरा बॉबी कितने, वो ठीक है ना? वो ठीक है ना? उसको पकड़ो और चुपचाप से खाना खा लो, और ज्यादा बेटा बेटा किया ना तो दलराज भाई साहब के पास पहुंचा देंगे। जैसे दरवाजा खोल, मेरे पुत्र को कुछ किया ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुना तुम लोगों ने? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। फितरत अक्सर इंसान की असलियत सामने रख देती है। रघुवीर और पवन की जरा सी लापरवाही ने झटके में ही उनकी असलियत ईशाना के सामने रख दी। ईशाना अब ये जान चुकी थी कि उनके पति एक्सीडेंट नहीं बल्कि अपने ही भाइयों के साजिश के शिकार हुए थे, जिसमें जस्सी भी शामिल थी। पर क्या यही वास्तविकता थी या फिर ईशाना के पैरों के तले की जमीन अभी और खिसकना बाकी थी? भाभी, भाभी, भाग तो नहीं गई? भाभी, मेरा फेक मर्डर हमने प्लान किया था, लेकिन जो कुछ भी किया परिवार की भलाई के लिए किया है। अब इंश्योरेंस से जो पैसे मिलेंगे उसे हम बिजनेस में लगाएंगे। अरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या फर्क पड़ता है अगर दुनिया के लिए मैं मर गया, लेकिन अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, बॉबी के लिए तो जिंदा हो। तू ये सोच रही है ना कि हमने तुझे पहले क्यों नहीं बताया?
क्योंकि तुम्हारा दुनिया के सामने विधवा होना जरूरी था, आज भी जरूरी है, और भविष्य में भी तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। क्या बोल रहे हो आप? आपने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया? आपने ये सारी प्लानिंग की और आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे किस ट्रेन से गुजरना होगा? आपको पता भी, आपको अंदाजा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी, और वो भी उन मासूम बच्चों को भी अपने खिलौने के लिए शामिल कर दिया। इस प्लान का हिस्सा सिर्फ पैसा था, परिवार नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे बॉबी मेरा पुत्र है, मैं प्यार करता हूँ उससे, और मैं उससे रोज बातें करता हूँ। हाँ पापा, कहाँ हो आप? मैं गुदगुदी? नहीं 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 नहीं, आप खुद आके करो, तभी मम्मा हंसेगी। एक सेकंड। वो इंसान कौन था जिसकी लाश घर पर आई थी और उसके हाथ में तुम्हारी घड़ी थी, तुम्हारे कपड़े थे, तो वो कौन था? वो कोई नहीं था, उसे भूल जा। मैं आपसे पूछूं, वो इंसान कौन था जो आपकी जगह पर मरा है? कौन है वो इंसान जिसको मैं आप समझकर भी रो रही थी? जवाब दो मुझे, कौन था वो? इसी बात का डर था मुझे। चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से आज ये नौबत आई है। अरे बड़ी पार्टी शार्टी मनाने चले थे तुम लोग, थोड़ा थम नहीं सकती थी तुम्हारी खुशी? मैं पूछूं कौन था वो इंसान? जवाब दो मुझे, कौन था? मैंने कहा ना कि वो कोई नहीं था, उससे तेरा कोई वास्ता नहीं है, तू नहीं जानती है उसको, तू छोड़ उसको। तो आप लोग भी बताओगे ना? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। ओए सुन, क्या तू पुलिस की रट लगा रखी है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे समझ में नहीं आता? ये सब जो कुछ भी किया है परिवार के लिए किया है। फिर भी तू जानना चाहती है तो सुन, जब तू दिल्ली गई उसके बाद हम तीनों भाई पुराने गोडाउन में गए, लेकिन जाने से पहले हमने सुनसान सड़क पर एक आदमी की हत्या कर दी। और उसे गाड़ी में डाल दिया। और वहां मैंने उसे अपने कपड़े, अपनी घड़ी और अंगूठी पहनाई, और उसके पॉकेट में मेरा बटुआ डाल दिया, और उसके बाद उसे पुराने गोदाम में ले आए और आग लगा दी। तुम लोगों ने इस काम के लिए एक इंसान की जान ले ली। अरे भाभी जी, आप समझती क्यों नहीं है? दलराज भैया ने जो कुछ भी किया है ना, हम सबके भलाई दे वास्ते किया है। और मैं तो ना सच्ची बड़ी खुश हूँ कि आपको ये सब कुछ पता चल गया। क्या है ना, आपकी हालत देख देख के ना हम सब बड़े ही परेशान रहते थे, तो आपको पता चल गया। अब देखो, जो मर चुका है वो मर चुका है, किस्सा खत्म करो। किलो में खाना बनाकर लाई हूँ, अच्छा सा खाना खा लो, अपना मूड बदल लो। लोगों के हाथ से खाना तो क्या, मैं एक घुट पानी भी नहीं पीऊंगी। चाहिए तुम लोगों बच्ची, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों की जिंदगी करोड़ों की, और उस निर्दोष इंसान की जिंदगी एक कौड़ी की भी नहीं। और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। खबरदार, जो इस कमरे के बाहर निकली तू, और सुन लो, इसे कमरे में रहने देना, कमरे से बाहर मत निकलने देना जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। और जब तक ये सब कुछ समझ नहीं जाती ना, बॉबी को इसके कमरे में मत भेजना। हाँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या अंटिशंट भर देगी है। बंद करो इसको। मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो प्लीज, ऐसा मत करो। प्लीज मुझे मम्मी से अलग मत करो। मेरी बात सुनो। तो ये था वो पूरा घिनौना सच जो ईशाना के सामने आया। पहले उसके पति ने फेक मर्डर प्लान किया और उस प्लान को अंजाम देने के लिए एक निर्दोष इंसान की जान ले ली, वो भी पूरे परिवार के साथ मिलकर। लेकिन किसी ने भी ईशाना के बारे में नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि अपने पति को खोकर उस पर क्या बीत रही थी। लेकिन अब ईशाना ये सब समझती थी, इसीलिए उसने अपने पति दलराज की दलीलों को नहीं सुना। एक आदमी की निर्मम हत्या और इतना बड़ा फ्रॉड भले ही दलराज और उसके परिवार वालों के लिए सही हो,
लेकिन ईशाना के लिए ये एक जुर्म था जिसका हिस्सा वो कभी नहीं बनना चाहती थी। अब सवाल ये था कि अपने ही परिवार के खिलाफ जाने की क्या कीमत चुकानी होगी ईशाना को। तो दिमाग ठिकाने आ गया तेरा? अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता, तुम्हारा साथ देगी? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं अपने बॉबी को इस खूनी खानदान में रहने दूंगी। तू नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। बताओ बताओ मेरा बॉबी क्या है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बताओ मेरा बॉबी क्या है, बोलो। दराज क्या कर रहे हो? पागलपन करके तू अपनी तकलीफ बढ़ा रही है, समझी? दराज चल निकल यहाँ से। तू यहीं रहने के लायक है, और मैं ऐसी पत्नी के लिए अपना एसी बेडरूम क्यों छोड़ूं जो ना ही अपने पति का साथ देती है और ना ही उसकी बात समझती है। बात सुनो दराज, दराज मेरी बात सुन, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? दराज दरवाजा खोलो। अच्छा, पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे सुनो ना, अरे ये सब छोड़ो, सुनो, पता है पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अरे वाह, सच में? हाँ। अरे वाहिगुरु जी। अच्छा ये बताओ कि अब तुमने क्या सोचा है? क्या सोचा है मतलब? मतलब कि दलराज भाई साहब की बात सुन के सारा पैसा उनके बिजनेस में लगवा दोगे या फिर अपने लिए भी कुछ सोचोगे? देखो, जब तुमने रिस्क बराबर का लिया है ना, तो तुम्हारा हक भी बराबर का ही बनता है पैसे पे। हाँ, बात तो तुम सही कर रही हो। अरे इतनी मेहनत की कमाई मैं भैया का सपना पूरा करने में तो नहीं लगा सकता, और वैसे भी उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। और क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं ना पवन से बात करता हूं। ठीक है, तुम रुको। पैसे तो अकाउंट में आ गए, लेकिन पूरे अकाउंट में से 2 करोड़ रुपए निकालकर हम लोग साइड में रखते हैं फैमिली के वास्ते, ताकि सब टेंशन फ्री हो जाए, और बाकी के 12 करोड़ हम बिजनेस में वापस लगा देंगे। ठीक है? किसका बिजनेस? वो आपका बिजनेस है जिसमें आप 12 करोड़ डालना चाहते हैं, हमारा नहीं। हमारा नहीं से क्या मतलब है? मतलब ये कि हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपसे अलग। तो बेहतर यही होगा कि उन पैसों के आप 3 हिस्से करके अपना शेयर लो और जो करना है कीजिए। कौन सा शेयर? हाँ? पैसा देखते ही दिमाग खराब हो गया या नीयत खराब हो गई है? ये पैसे मेरे हैं और इन पैसों के लिए मैं मरा हूं। आपके मरने से नहीं, फ्रॉड करने से आए हैं, और इस फ्रॉड में हमने बराबर का साथ दिया है, तो इसलिए पैसे भी बराबर के मिलने चाहिए। बकवास बंद कर, आ गया ना अपनी औकात पर? बराबर का हिस्सा चाहिए ना? ठीक है, तो 12 करोड़ रुपए मैं रखूंगा और 2 करोड़ तुम लोगों के हिस्से में आएंगे। 1-1 करोड़ रुपए लो और निकलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। ये पैसे मेरे हैं और ये पैसे का क्या होगा ये मैं ही तय करूंगा। अगर मेरी बात मंजूर है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो निकलो यहाँ से और अपना बिजनेस चालू करो। नीयत तो आपकी बिगड़ गई है भैया। आपके पास ज्यादा पैसे और हमारे पास कम। आप 12 करोड़ रखे और हम 2 करोड़। पागल है हम क्या? समझदार हो ना, तो एक समझदारी की बात और समझ लो, इस पैसे में से बराबर का हिस्सा नहीं बचेगा। इस पैसे का क्या होगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये हम तय करेंगे। बढ़िया से, ये तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट है। तो मतलब ये कि आप मर चुके हैं, और एक मरे हुए इंसान को पैसे की क्या जरूरत? अरे भूत बन के फैक्ट्री चलाएंगे क्या? हाँ? और वैसे भी ये पैसा हमारे नाम से हमारे अकाउंट में आया था, याद है ना आपको? ये आपके बाद पैसा हमें मिलने वाला था। आपके बाद घर का बड़ा मैं हूं, कंट्रोल अब मेरे हाथ में। जो 2 करोड़ रुपए आप हमें देना चाह रहे थे ना, अब वो 2 करोड़ रुपए हम आपको दें। क्या ये तो बता दो,
वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे? मैं तेरे आप नियत के जाल में खुद ही फंस गए। अब दोबारा मरना चाहते हैं क्या? हाँ, बात समझ लो तुम लोग, ये पैसा मेरा है, बिजनेस मेरा है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरा हुआ आदमी ना ऑर्डर देता है ना उसे पैसे की जरूरत होती है, समझे? माँ, मैनू लगता है रघुवीर सही कह रहा है। मैंने कभी किसी की नहीं मानी। अरे एक बार सुन तो ले इसकी। हमेशा अपनी मनमानी करता है, इसलिए आज हम सबकी ये हालत है। नौबत यहां तक आ गई है। 2 करोड़ तो मिल रहा है तुझे, फिर इसमें दिक्कत क्या है? आपस में मिलजुल कर काम करो। हाँ? तू कह रही है? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, पागल हो गए हो सबके सब। देख लूंगा मैं सबको, देख लूंगा। शाना मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी माँ, मेरे भाई, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये सब कुछ क्या मैंने अपने लिए किया था? ये सब मैंने परिवार की खुशी के लिए किया था। और आज जब पैसा आ गया है तो सब अपनी खुशियां देख रहे हैं, सब मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। गलत काम कभी सही नहीं होता दलराज। कुछ गलत नहीं किया है मैंने। अगर तुम मुझसे इतना सा भी प्यार करती हो तो मेरा यकीन करो, ये सब कुछ रघुवीर का किया कराया है। उसने और पवन ने मिलकर उस आदमी की हत्या की, और अब जब अकाउंट में पैसा आ गया है तो वो मेरी फेक मर्डर का फायदा उठाना चाहता है और सारा पैसा हड़प करना चाहता है। मेरा यकीन करो, अब तुम्हें बॉबी को और इस बिजनेस को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे पुलिस के पास जाना होगा और ये साबित करना होगा कि मैं जिंदा हूं और ये सब रघुवीर का करा कराया है। तुम सारा दोष रघुवीर पे क्यों डाल रहे हो? कि तुमने कुछ नहीं किया? तुम जब ये प्लान बना रहे थे, तुमने मेरे बारे में एक बार भी सोचा? नहीं, इस खेल में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। और तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया, अपने परिवार वालों के लिए और अपने बिजनेस के लिए किया है, मेरे या बॉबी के लिए नहीं। मुझे पीठ दिखाने के लिए अब तुम अपने परिवार वालों को पीठ दिखा रहे हो। अरे तुम जैसा इंसान मेरा तो क्या किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मेरी पीठ पे छुरा मारा गया है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरा यकीन करो शाला, मेरा यकीन करो। ऐसा क्या नहीं करते भैया? हाँ, जरा हम भी तो देखें कि मरा हुआ आदमी कर क्या सकता है। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या करना चाहते हो? हाँ, क्या करना चाहते हैं? रघुवीर क्या आप चाहती हो कि इनकी वजह से हम सब जेल में जाए? मम्मा, देखो मम्मी जी, अगर हमने भैया को छोड़ दिया ना तो ये हमारी जिंदगी तबाह कर देंगे। हर इस जमाने के लिए तो वैसे ही मर चुके हैं, हमारे लिए बचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम सबकी जिंदगी खुशी से तो कटेगी। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ईशाना भाभी। अरे सुन तू, सबको पता है भैया की मौत के बाद भाभी डिप्रेस रहती है। अगर ऐसे वक्त में वो सुसाइड कर ले तो कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। और वैसे भी भाभी हमारी फैमिली को क्या समझती? अगर समझती तो शुरुआत से हमारा साथ देती, ना कि हमारे खिलाफ। और उठा
खोल दरवाजा। बंद कर, बंद कर। खोल, खोल, खोल। डाल, डाल, डाल। अंदर डाल, अंदर डाल। चल, जल्दी चल। चल। चल, चल, चल। सही है, सही है, सही है। पवन, अच्छा हुआ मैडम, आपने सही वक्त पर फोन कर दिया। हवलदार, ले चलो सबको और चलिए, आप लोगों को ही पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा है, गलत काम करने का कोई सही रास्ता नहीं हो सकता और लालच की कोई इंतहा नहीं होती। जिन रुपयों के लिए दलराज, रघुवीर और पवन किसी दूसरे की हत्या कर सकते हैं, उन्हीं रुपयों के लिए एक दूसरे की क्यों नहीं? दलराज, रघुवीर, पवन, इन तीनों को एक शख्स की हत्या और जालसाजी में आईपीसी की धारा 302 और धारा 420 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। जस्सी और दलराज की मां जसजीत पर भी इस जालसाजी में शामिल होने का दोष साबित हुआ और आईपीसी की धारा 420 के तहत उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ्रॉड करना, गलत रास्ता अख्तियार करना, किसी को धोखा देना, वास्तव में अपनी काबिलियत और क्षमताओं को धोखा देना है। अपने इरादों को मजबूत और अपनी कमियों को दूर करके भी एक बेहतर जिंदगी बनाई जा सकती है, जैसा कि इशाना ने किया। इसीलिए सावधान रहें ऐसी सोच से जो आपको रिश्तों से दूर और अपराध के करीब ले जाती है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।